रात के 2 बजे थे जब मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने जल्दी से उठकर मोबाइल देखा तो मुर्दा घर से कॉल आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि आज तो मेरी दिन की ड्यूटी थी, तो फिर मुझे रात के इस वक्त क्यों कॉल की जा रही है। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो सुपरवाइज़र की आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा कि काम पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया और पूछा क्या हुआ है, मुझे रात के इस वक्त क्यों बुलाया जा रहा है। सुपरवाइज़र कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें बुलाने की वजह बता दी तो फिर तुमसे काम पर आया नहीं जाएगा, तुम डर जाओगे। मैं हंस दिया और बोला, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे डरा सके। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद किया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकल गया था। ये तो शुक्र था कि मेरी माँ सो रही थी, नहीं तो वो मुझे घर से निकलने नहीं देती। मैं उनका इकलौता बेटा था, तभी वो मुझे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी। मुझे मुर्दा घर पहुँचते पहुँचते रात के 2:30 बज गए थे। मैं हाल में दाखिल हुआ तो सबको हैरान और परेशान पाया था, या यूँ कहो कि सबके चेहरों पर मौत का डर दिखा तो बहुत ज़्यादा ठीक होगा। सुपरवाइजर ने मुझे देखा तो जल्दी से मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे को थपथपाया और कहने लगा, यार विजय, आज रात एक कार एक्सीडेंट हो गया था। कार में 4 लोग मौजूद थे, 2 मर्द और 2 औरत थी। उनमें से एक औरत की मौत हो गई है और बाकी तीनों बेहोश है। और जिस औरत की मौत हुई है उस बेचारी की लाश कुचल गई है। उसकी बहुत हालत ख़राब है, इसलिए उसे जल्द से जल्द दफन करना है। मैं सुपरवाइज़र की बातें सुनकर हैरान रह गया था और बोला, तो दफना दे उसे, क्या इस काम करने के लिए आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत है। सुपरवाइज़र ने नहीं में सर हिला दिया और बोला, नहीं, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। मुझे कब्र खोदने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने सुपरवाइज़र की तरफ हैरत से देखा और बोला, आप तो जानते हैं ना कि कब्र खोदना मेरा काम नहीं है, ये तो आतिफ और मुनीब का काम है। सर, आपने तो गलत बंदे को बुला लिया है। आतिफ और मुनीब कहाँ है? सुपरवाइज़र कहने लगा, वो दोनों तो बेहोश पड़े हैं। मैं घबरा गया और बोला, क्यों, क्या हुआ उनको, वो क्यों बेहोश हो गए? सर, मुझे तो आपकी किसी बात का समझ ही नहीं आ रही है। आप सब कुछ खुलकर क्यों नहीं बताते? सुपरवाइज़र कुछ परेशान हुआ और बोला, यार, बात दरअसल ये है कि जैसे ही इस औरत की लाश यहाँ लाई गई, हमने उसे दफन करने का इंतजाम कर लिया था। पहले आतिफ और उसके साथियों को कब्र खोदने के लिए भेजा तो ना जाने क्या हुआ। मुनीब खौफजदा हो गया था और तौबा करते हुए बेहोश हो गया था। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसलिए मैंने ये काम सौंप दिया। उसने भी जैसे ही मिट्टी खोदी तो वो भी डर गया और तौबा कहता हुआ बेहोश हो गया था। फिर मैंने आतिक के साथी लड़कों को भी ये ड्यूटी दी। बारी बारी सभी लड़के बेहोश हो गए। 15 लड़के कब्र खोदने में नाकाम हो गए। तुम समझ सकते हो कि इस सब में हमारा कितना वक्त बर्बाद हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता बर्बाद हो, इसलिए तुम जल्दी और वक्त बर्बाद हो जाकर मिट्टी खोदो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और सुपरवाइज़र की हिदायत के मुताबिक काम करने के लिए मुर्दा घर से निकल गया। मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि जगह जगह से मिट्टी खोदने की कोशिश की गई है, मगर जाहिर सी बात है वो लड़के इस काम में नाकाम रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कब्र खोदने की चीज़ें हाथ में पकड़ ली। इससे पहले कि मैं ज़मीन खोदने का काम शुरू करता, मेरा फ़ोन बजने लगा था। मैंने सोचा कि सुपरवाइज़र की तरफ से कोई हिदायत होगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नंबर देखकर मुझे हैरत हुई थी। ये मेरे पड़ोसी अमान का नंबर था। हैरत की बात यह थी कि वो मुझे रात के 2:30 बजे कॉल क्यों कर रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली और बोला, क्या बात है यार अमन? अमान बहुत घबराया हुआ था। वो कहने लगा, विजय, तुम्हारे घर में चोर पहुंच चुके हैं, तुम अंदर से कमरे को लॉक कर लो। ये बात सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैं बोला, मैं तो घर में नहीं हूँ। वो भी घबरा गया और कहने लगा, जल्द से जल्द घर वापस पहुँचो, तब तक मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। घर में हम 2 ही लोग रहते थे। मैं भी यहाँ था। घर पर माँ अकेली थी। वो तो बहुत कमज़ोर दिल की थी। ऐसी हालत में वो बहुत जल्दी घबरा जाया करती थी।
मैंने सारा काम वैसे ही छोड़ा और अपने बाइक की तरफ मैंने दौड़ लगा दी और साथ ही साथ मैंने सुपरवाइजर का नंबर भी मिलाया था। मैंने उससे कहा कि हमारे घर में चोर घुस गए हैं, मैं कब्र नहीं खोद सकता, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। सुपरवाइजर ने कहा, हाँ तुम चले जाओ, मैं किसी और लड़के से काम करवा लूँगा। मैं बहुत जल्दी मैं अपने घर चला गया था। जब मैं घर पहुंचा तो पुलिस पहले ही वहां पर मौजूद थी, जबकि चोर घर से भाग चुके थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो पता चला कि चोर पुलिस के जल्दी आने की वजह से कोई चीज़ लेकर नहीं जा सके थे। घर में दाखिल हुआ तो माँ बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं बोला, आप ठीक तो है ना माँ? माँ ने सर हिला दिया और बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरी माँ हार्ट पेशेंट थी, मुझे उनकी फिक्र होने लगी थी। मैं जल्दी से उनको डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और हार्ट बीट भी बहुत तेज चल रही है। डॉक्टर ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था और कहा कि जब तक पेशेंट की हालत ठीक नहीं हो जाती हम आपको घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में बिजी रहा और दोपहर के 1 बज चुके थे। डॉक्टर ने माँ को डिस्चार्ज कर दिया तो मैं उन्हें घर वापस ले आया था। मैंने माँ से कहा कि अब आप आराम करें और लेट जाए। मैं माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि फिर से सुपरवाइजर की कॉल आ गई थी। मैं तो यही समझा कि सुपरवाइजर को मुझसे चोरों के बारे में पूछना होगा। मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो सुपरवाइजर की बड़ी घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वो कहने लगा कि यार विजय, तू अभी तक वापस नहीं आया, चोर वापस नहीं गए क्या? मैं बोला, क्यों, मुझे क्यों आना था, क्या बात है? तो सुपरवाइजर कहने लगा कि कब्र की खुदाई करनी है और तुमने मुझसे कहा था आ जाओगे। ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, जब रात में घर वापस आ रहा था तब तो लाश की हालत बहुत ख़राब थी और उसे दफन कर देना था, तो क्या आप अब तक मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे? अब तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, आपने उसकी कब्र की खुदाई क्यों नहीं करवाई? सुपरवाइजर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वो कहने लगा, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली है, ना जाने ये ज़मीन इस लाश को अपने अंदर पनाह देने के लिए राजी क्यों नहीं है। मैंने जितने भी लड़कों को कब्र खोदने के लिए भेजा है सब के सब डर कर वापस आ गए हैं। अब मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम आकर अपनी कोशिश कर लो, क्या पता तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाओ। मैं बोला, ठीक है मैं आता हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी, विजय तुम किस लाश की बात कर रहे हो? मैं बोला, माँ आप मुझे एक बात बताइए कि जब किसी को ज़मीन अपने अंदर दफन नहीं करने की इजाज़त दे तो क्या होता है? ये बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा ये तो बहुत परेशानी की बात है, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए। अल्लाह जिस तरह इंसान का पर्दा दुनिया में रखता है, मौत के बाद भी हर किसी का पर्दा रखे, कभी किसी के गुनाह इस तरह से फांस ना हो। मैं बोला, क्या मतलब, कैसे गुनाह? माँ कहने लगी, जो इंसान बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है उसको दफनाने के दौरान अलग अलग तरह के मसले खड़े होते हैं। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो गुनहगार इंसान होता है उसकी कब्र खोदने वाले को जहन्नुम की आग महसूस होने लगती है और कुछ ऐसी भी मैयतें होती है जिनके लिए कब्र की खुदाई की जाए तो जमीन पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। मैं बोला, माँ अगर कोई इंसान किसी की कब्र की खुदाई के दौरान बेहोश हो जाए तो इसका क्या मतलब है? मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, तो इसका यही मतलब है कि कब्र खोदने वाला मैयत पर दफन होने के बाद आने वाला अजाब अभी से अपनी आंखों में देख रहा है और वो सब कुछ देखकर डरकर बेहोश हो जाता है। मैंने सर हिला दिया था। माँ कहने लगी, अच्छा तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तब मैंने मुर्दा घर में पेश आने वाला सारा वाकया अपनी माँ को सुना दिया था। मेरी बातें सुनकर माँ को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, तुम बहुत ही नालायक हो। बचपन में जब मैं तुम पर सख्ती करती थी कि स्कूल चले जाओ तो तुम मेरी बात नहीं मानते थे, तब तो मैं तुम्हें मारकर स्कूल भेज देती थी। लेकिन जब तुम कॉलेज गए तो मैंने तुम पर हाथ उठाना छोड़ दिया था, क्योंकि तब तुम बड़े हो गए थे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे। मैं तुम्हें बहुत कहती थी कि पढ़ लिख लो,
तुम्हारे काम आएगा। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, अगर तुम कॉलेज में पढ़े होते तो आज तुम कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते। कम से कम तुम्हें ये सब तो ना करना पड़ता। मैं बोला, माँ मेरी नौकरी बुरी नहीं है, ये भी तो अच्छी है। माँ कहने लगी, नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा काम बहुत संगीन है। तुम अभी जवान जहान लड़के हो, तुम अभी से मौत और ज़िंदगी की कड़वी हकीकत को समझ जाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी से नफरत हो जाएगी, तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी, तुम्हारे सर पर हर वक्त मौत की उदासी सवार होगी। मैं जानती हूँ मुर्दा घर में तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा वास्ता रोजाना कितनी लाशों से पड़ रहा होगा। मैंने सर हिला दिया और बोला, माँ ऐसे ही है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करती। इतना कहकर मैं उठकर खड़ा हो गया था। मैंने माँ से कहा कि अपना ख्याल रखिएगा और उस मैयत के लिए दुआ कीजिएगा जिसे हम दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर मैं घर से बाहर आ गया था। माँ की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो ठीक ही तो कह रही थी। रोज रोज मैं ये लाशें देखकर मेरी दोस्ती भी मौत से हो गई है। अब मैं हर पल अपनी मौत के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मैं जान गया था कि लंबी लंबी आरजुएं इंसान अपने दिल में पाल तो लेता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। जिंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, हर इंसान हाथ हिलाता रह जाता है। मैं ये सब बातें माँ से तो नहीं कह सकता था, क्योंकि फिर वो मेरी फिक्र करने लगती है। मुर्दा घर पहुंचा तो परेशान से सुपरवाइजर को देखा। वो कहने लगा, यार विजय तुम अजीब बंदे हो, तुम अपने घर जाकर छुप ही गए थे, जबकि मैं अभी तक उस लाश को दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं नाकाम हूँ। मैं बोला, ना जाने उस मैयत में ऐसा कौन से गुनाह हुआ है कि ये ज़मीन में अपनी आगोश में उसे कबूल करना भी गवारा नहीं किया है। मेरी बात सुनकर सुपरवाइजर परेशान हो गया था। वो कहने लगा, ऐसी बात ना कहो, अल्लाह से डरो, हर चीज़ की जानकारी अल्लाह के पास है, हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और मैंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने सुपरवाइजर से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम कब्रिस्तान जाकर कब्र की खुदाई करो। जैसे ही कब्र की जगह खुद जाएंगी, मैं वहाँ पर लाश को लेकर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर मैं कब्रिस्तान में मौजूद था। मेरे साथ दो लड़के भी आए थे, जिनके पास कब्र की खुदाई का ज़रूरी सामान मौजूद था। मैंने जैसे ही वो सामान कपड़े से निकाले और अपना काम शुरू करने ही वाला था कि मेरे फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बजी थी। तो मैं घबरा गया था कि ना जाने अब क्या हो गया हो। मैंने जल्दी से फ़ोन जेब से निकाला तो ये देखकर हैरान रह गया था कि सुपरवाइजर की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन कान में लगाया और बोला, मैं अभी ज़मीन खोदने ही वाला हूँ, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिएगा। सुपरवाइजर कहने लगा, नहीं नहीं, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तुम अभी कब्र मत खोदो, लाश के रिश्तेदारों को होश आ गया है, अब वही हमें बताएंगे कि इस लाश को कहाँ दफन करना है। उनकी मर्जी के मुताबिक ये किया गया है। मैं बोला, मैं अभी इधर ही हूँ कब्रिस्तान में, काम आप मुझे पूछकर बता दे कि उनका क्या इरादा है। सुपरवाइजर ने कहा, तुम वापस आ जाओ, अगर लाश को दफनाने की ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हें वापस कब्रिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और खुद गहरी सोच में गुम हो गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कभी कह दिया जाता है कि कब्र खोदो तो कभी कह दिया जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। रात के 12:30 बजे से लाश मुर्दा घर में ही पड़ी थी और अब तो दिन के 4 बज चुके थे और यही नहीं तय हो पा रहा था कि लाश को दफनाना भी है या नहीं। मैं वापस मुर्दा घर पहुंच चुका था। अब मेरी मुलाकात सुपरवाइजर से नहीं हुई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल गया हुआ था। वो लाश के रिश्तेदारों से उनकी रजामंदी जानना चाहता था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में बिजी हो चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया होगा जब मैंने सुपरवाइजर को आते हुए देखा था। मैंने जैसे ही सुपरवाइजर को देखा, फौरन उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे पूछा कि उन लोगों ने क्या बताया है। सुपरवाइजर कहने लगा कि वो इस मैयत की बहन है। वो कह रही है कि वो अपनी बहन को हैदराबाद लेकर जाएंगी। वो लोग लखनऊ से थे और वहीं वापस जा रहे थे। हमने हॉस्पिटल वालों से परमिशन मांगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हवाई जहाज़ के जरिए लाश को ले जाने का इंतजाम हो जाएगा तो उसको ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो इसे यहीं पर दफन करना पड़ेगा।
उसकी बहन ने अब कह दिया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को यहीं पर दफना दिया जाए। मैं बोला, सर ये तो बड़े मसले की बात हो गई है। अब फिर से हमें कब्र की खुदाई की फिक्र करनी पड़ेगी। सुपरवाइजर कहने लगा, इस बार मैयत की बहन और दूसरे लोग भी हमारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि कब्र खोदने में मुश्किल हो रही है। उसकी बहन ने कहा था कि वो हमारे साथ आएंगी और देखेंगी कि क्या मसला हो रहा है। सुपरवाइजर कहने लगा, विजय तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तुम कब्र खोदने के लिए तैयार हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं सुपरवाइजर को ये नहीं बताना चाहता था कि अब तो मैं भी घबरा चुका हूँ। खैर, हम कब्रिस्तान पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में मैयत और उसकी बहन को भी ले आया गया था। साथ दो लड़के भी थे। मुझे नहीं पता था कि ये लड़के इस मैयत के क्या लगते हैं। बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुपरवाइजर ने मेरी तरफ देखा और बोला, अपना काम शुरू करो। मैंने ज़मीन खोदने की कोशिश की, मगर ज़मीन पत्थर की बन चुकी थी। मुझे पहले ही पता था मुझे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने वो जगह छोड़ी और थोड़ी दूर से खुदाई करने लगा। मैंने बड़ी हिम्मत की, मगर अब मैं भी नाकाम रहा था। सुपरवाइजर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। कहने लगा, क्या बात है? मैं बोला, सर ज़मीन साथ नहीं दे रही है। सर के चेहरे पर पसीना आ गया था। वो धीरे से बोला, तुम्हें पता है कि कब्र खोदने वाले पर फर्ज होता है कि वो मैयत का पर्दा रखे। तुम बिल्कुल ज़मीन की सख्ती उसके रिश्तेदारों पर जाहिर मत करना। तुम जानते हो लोग सौ सौ तरह की बातें करते हैं। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ज़मीन खोदने की कोशिश करने लगा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मेहनत कर करके मैं थक गया था। फिर सुपरवाइजर से बोला, सर आप ही मेरी कुछ मदद करें। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से पावड़ा ले लिया। वो भी कोशिश कर रहा था और नाकाम था। सुपरवाइजर कहने लगा, या अल्लाह, इस लाश के गुनाहों को माफ़ कर दे। इस पर नरमी कर तू, रहम ना तो करीम है। तभी मैयत की बहन आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो कहने लगी, आपको पता होना चाहिए कि हम मरीज हैं। हम अस्पताल से उठकर यहाँ पर आए हैं और आप दोनों कितने आराम से खड़े होकर खुसुर पुसुर कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या मसला है? सुपरवाइजर बोला, जमीन साथ नहीं दे रही है। तुम बताइए हम क्या करें? उस लड़की के चेहरे पर जर्दी फैल गई थी जो दहशत थी। एक लड़का आगे बढ़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लाश के लिए नफरत थी। वो बोला, ये सब उसके गुनाहों का नतीजा है। इस जैसी बदकिरदार औरत को तो जमीन भी कबूल नहीं कर रही है। लाश की बहन रोने लगी। वो बोली, भाई ऐसी बातें तो मत करो। लड़का बोला, मैं सारी जिंदगी यही समझता रहा कि मेरी बहन बहुत नेक है, मगर उसने हमें पागल बनाया, इबादत का ढोंग रचाया। हमारे सामने नेक बनती थी और पीछे से क्या गुल खिला रही थी। अगर ये सिर्फ गुनाहगार होती तो फिर भी ठीक था, मगर ये तो इबादत की आड़ में ड्रामा कर रही थी। लड़की रो रही थी। वो बोली, ये बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसी बातें मुँह से ना निकालो, कहीं हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं एक बार फिर से खुदाई करने की कोशिश की थी। इस बार भी जब मैं नाकाम रहा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अल्लाह के कलाम से मदद लेनी चाहिए। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक दुआ चला दी। अब तो वैसे भी हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। माहौल में जब दुआ गूंजी तो दिल दहलने लगा था। मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी थी। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख मेरे कानों में गूंजी थी। मैंने डर के पीछे देखा तो मैयत की बहन जोरों कतार रो रही थी। उसके रोने में एक खौफ सा था। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहने लगी, आलिया तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मरकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि बहनों में आपस में बहुत से राज होते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ हूँ। तुम दुनिया वालों के लिए तो बहुत नेक थी, लेकिन मेरे लिए तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हारी तन्हाई से वाकिफ थी। तारीख देखो, तुम भी शुरू से यही कहा करती थी ना कि आप ही जैसा ही बनना है। तुम शुरू से ही आप ही से बहुत अट्रैक्ट थी, लेकिन जब आलिया की मौत के दिन करीब आए तो तुम्हें भी उससे नफरत हो गई ना। तुमने भी जान लिया था कि तुम्हारी आप ही बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और बोला, मेहरबानी करके आप मैयत की पास खड़ी होकर उनकी बुराई मत करें। पहले ही बहुत मुश्किल है, इस तरह उनकी रूह को तकलीफ होगी। उस लड़की ने नहीं में सर हिलाया और बोली, ये तब तक दफन नहीं होगी जब तक मैं ये सब कह ना दूँ। मैं मजबूर हो गई हूँ। अल्लाह के कलाम ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आज हर बात कहूँ।
मेरी बहन आलिया बहुत नेक थी। हर इंसान उससे बड़ी मोहब्बत करता था। मैं भी यही कोशिश किया करती थी कि उसके जैसे बन जाऊँ। मेरा भाई तारिक भी तो यही कोशिश किया करता था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हर तरफ सुकून ही सुकून था। फिर हम जवान हो गए। शाहिद, तुमने आलिया को पसंद कर लिया। तुमने मुझसे कहा कि मैं तो आलिया से ही शादी करूँगा। अगर उस जैसी नेक लड़की का रिश्ता मुझे मिल जाए तो और क्या चाहिए होगा। हम शाहिद की बातें सुनकर बहुत खुश हुए थे। ये रिश्ता हमारे लिए खुशी का था। आलिया भी खुश थी। शाहिद, तुम्हारी और आलिया की शादी को कुछ दिन तो ही रह गए थे कि जब मुझ पर एक हकीकत खुली थी। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और बोला, प्लीज़ आप ये सब बातें घर जाकर कीजिएगा। हमें लाश को दफनाना है। वो लड़की कहने लगी, तुम लोगों ने अपनी कोशिश कर ली है मगर तुम लोग नाकाम रहे हो। तुम लोगों के दिल में भी यही सवाल है कि आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से दफन नहीं की जा रही है। मैं तुम लोगों को इसका गुनाह बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मैं सब कुछ बता दूंगी तो ये दफन हो जाएंगी। इससे पहले सुपरवाइजर कुछ कहता, मैंने उसे खामोश की रहने का इशारा किया। वो लड़की एक बार फिर से बोलने लगी थी। वो बोली, मेरे मामू के लड़के शाहिद को मेरी बहन बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। शाहिद बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए रिश्ता भी कबूल कर लिया गया। वो उन दिनों बहुत खुश था, मगर उन दिनों मैंने अपनी बहन को भी बड़ा मुतमैन पाया था, जो हवा में उड़ती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तो वो कहने लगी कि मुझे शाहिद पसंद है। अल्लाह ने मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। अब मैं खुश नहीं हूँ तो और क्या करूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर मैं, आलिया और मेरा भाई और कज़न शाहिद हैदराबाद के एक शादी में शरीक होने के लिए आए थे। मैंने इन दिनों शाहिद को बहुत करीब से देखा था। शाहिद बहुत अच्छा इंसान था, हैंडसम भी था। मैंने शाहिद को बताया कि तुम जानते हो कि आलिया उम्मीद से है। वो किसी ना मालूम के बच्चे को अपनी कोख में पाल के बैठी है। ये बात सुनकर शाहिद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कयामत तो आ सकती है मगर आलिया ऐसा नहीं कर सकती। तब मैंने उससे कहा कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की बहुत बड़ी राजदार होती है। मुझे भी आलिया के सब राज मालूम है। ये बात शाहिद तक भी पहुंच गई थी तो उसने आलिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जबकि शाहिद ने अपनी मंगनी की अंगूठी आलिया पर यह कहकर फेंक दी थी कि मैं तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को अपना नहीं सकता। आलिया सख्ते की हालत में थी। शाहिद ने कह दिया कि हम ये शादी छोड़कर वापस जा रहे हैं। अभी तो बहुत से फंक्शन बाकी थे मगर हम सब कुछ छोड़कर वापस जा रहे थे। शाहिद बहुत परेशान था। वो पूरा रास्ता गुमसुम रहा। मैं अपनी सोचों में ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और शाहिद से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी हादसे में आलिया की मौत हो गई और हम सब जख्मी हो गए। ये तो रही यहाँ तक की कहानी, मगर अब सच बताने का वक्त आ गया है। हकीकत तो ये थी कि जब शाहिद और आलिया की शादी में थोड़े दिन रह गए तो मुझे शाहिद से मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। जी चाहता था कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। अब ये रिश्ता टूटता तभी मेरी दाल गलती। इसलिए मैंने शादी वाले घर में जाकर शाहिद से कह दिया कि आलिया तो बदकिरदार है। मैंने नेक शरीफ लड़की पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया था। मेरी बहन में कोई बुराई नहीं है, ये जन्नती है। कार हादसे में हम लोग तो बच गए मगर आलिया हमसे बिछड़ गई। यकीनन वो जन्नत में ही हमसे बिछड़ गई है। ये सब बातें सुनकर शाहिद नामी लड़का आगे बढ़ा और उसने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लड़की रो रही थी, कहने लगी, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब किया। मैंने अपनी सगी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया। शाहिद कहने लगा, मैं तो कभी तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में भी ना मिलूं। सुपरवाइजर कहने लगा, मैयत की बेगुनाही सबके सामने आ गई है। अब तुम कब्र खोदने की कोशिश करो। मैंने कब्र खोदी तो बड़ी आसानी से खुद गई थी। अल्लाह अकबर कहकर रोने लगा था। यह वाकई अल्लाह और उसके बंदे की मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। अल्लाह ने अपनी नेक बंदी पर इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की को सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। हमने उस लड़की को कब्र में उतार दिया था कि उसके बाद हमें अचानक से कब्र के अंदर से बहुत खूबसूरत खुशबू आने लगी थी। 6 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक उस कब्र से खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता कि अपनी बहन को बदनाम करने वाली लड़की का क्या अंजाम हुआ होगा, लेकिन यकीनन बुराई को बुराई ने अपने लपेट में ले लिया होगा।
स्टोरी पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।